brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट चर्चा में है और ये रिपोर्ट कह रही है कि भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदू आबादी कम हुई है, मुस्लिम आबादी बढ़ी है। ये रिपोर्ट आने के बाद इस रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश को धर्मशाला बना दिया था। ये भी कहा कि विपक्ष भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है, ऐसे आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कहना है कि भाजपा इस तरह के मुद्दे उठाती है ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठीस को वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से। आपका धर्म ये होना चाहिए कि चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन जिनसे जुड़ा है। आप खाम ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं। ठीक है, ये मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने। ये है, किसी को भी कुछ भी बोल दें, ये लोग तो कुछ भी बोल दें, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं, आप लोग उसको उछाल देते हो क्योंकि आप भी जो उनका वो कहते हैं आप वही करते हो। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैं आहत हूं और हर राष्ट्रवादी आहत होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले ही चिंता व्यक्त कर चुका है। जमीन छोटी होती चली जा रही है और जनसंख्या सुरसा की तरह वजन बढ़ाती चली जा रही है। और दुर्भाग्य की बात तो यह 8% हिंदू घट गया और 46% मुस्लिम बढ़ गया हिंदुस्तान में। और पाकिस्तान में विभाजन के समय 23.5% हिंदू था जो 2.5% रह गया। इतनी बड़ी संख्या वहां घट गई, निकाल दिया गया, मार दिया गया, इस्लाम स्वीकार करवा दिया, क्या किया गया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पाकिस्तान की चिंता नहीं करता, हिंदू की चिंता अवश्य करूंगा। इस देश की ये अपरिहार्य आवश्यकता है। आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है कि तत्काल प्रभाव से सरकार गठन होने के बाद इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। ये देश के हित में है, बहुत आवश्यक है। यहाँ पर कितनी आबादी किसकी कितनी बढ़ी घटी जो कहने वाले हैं उनके आंकड़े में समझ नहीं पा रहा। ये जो आजकल गूगल देवता हैं, गूगल देवता में जाइए, गूगल देवता में देखिए तो गूगल देवता जिस रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं उसकी भी जानकारी दे रहा है और ये अन्य जानकारियाँ भी दे रहा है। तो लोगों को भ्रम में मत डालिए। आपको 2021 में सेंसस करा देना चाहिए था, लेकिन वो आपने ना करके प्रधानमंत्री का जो फोरम है उसको आप कर रहे हैं। फिर संविधान से छेड़छाड़। संविधान क्या कहता है कि हर 10 साल में देश में सेंसस होगा ताकि उसकी आबादी से जानकारी मिल सके कि कितनी आबादी किन क्षेत्रों में रह रही है, ना केवल राज्यों में, ना केवल गांवों में, बल्कि शहरों में और गांवों में भी इत्यादि इत्यादि, कहाँ कितने लोग रह रहे हैं, ताकि देश में फिर चुनाव की व्यवस्था उस हिसाब से कराई जाए, सीटों की व्यवस्था उस हिसाब से कराई जाए और जो गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं उसका खर्चा उस हिसाब से कराया जाए। लेकिन मोदी जी ने वो तो नहीं किया। इतने सारे और इतने शार्प रिएक्शंस आ रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि रिपोर्ट में असल में कहा क्या गया है। भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EACPM एक स्वतंत्र, संविधान से इतर और अस्थायी परिषद है जो भारत सरकार को, विशेषकर प्रधानमंत्री को आर्थिक मसलों पर सलाह मशविरा देती है। इसकी तैयार की गई स्टडी या रिपोर्ट की 3 सबसे खास बातें जो नई रिपोर्ट है उसकी जान लेते हैं। 1950 से 2015 के बीच भारत में बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं की आबादी में हिस्सेदारी 7.8% कम हुई है,
जैन और पारसियों की हिस्सेदारी भी कम हुई है, वहीं मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध और सिखों की हिस्सेदारी बढ़ी है। 1950 में देश की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84% थी, जो 2015 में घटकर 78% हो गई। दूसरी ओर इन 65 वर्षों में मुस्लिम आबादी की देश की कुल आबादी में हिस्सेदारी 9.8% से बढ़कर 14.09% हो गई। ईसाई आबादी का हिस्सा 2.24% से बढ़कर 2.36% और सिख आबादी की हिस्सेदारी 1.24% से बढ़कर के 1.85% हो गई। यहाँ ये भी बता देना ज़रूरी है कि आबादी का बढ़ना और आबादी में हिस्सेदारी का बढ़ना दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस रिपोर्ट से इतर ये गणना और इन दोनों का टर्म का अंतर जो है वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि किसी समुदाय की आबादी 8 है और देश की कुल आबादी 20 है, तो समुदाय की आबादी में हिस्सेदारी 40% हुई। अब अगर देश की आबादी 22 और समुदाय की 11 हो जाए तो उसकी आबादी में हिस्सेदारी 50% बैठेगी। आबादी बढ़ी 3 की और हिस्सेदारी बढ़ी 10% की। अब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों टर्म अलग अलग कैसे हैं। अब अगली सुर्खी की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में जिन 3 महिलाओं ने सबसे पहले टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके साथियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, उनमें से 2 ने शिकायत वापस ले ली है। इन महिलाओं ने अब एक नया आरोप लगाया है। कहा है कि उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के कहने पर एक सफ़ेद ब्लैंक कागज़ पर दस्तखत किए थे। उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं था कि जिस कागज़ पर उनके दस्तखत लिए जा रहे हैं उस पर क्या लिखा जाएगा। महिलाओं का आरोप है कि उनके इसी दस्तखत के आधार पर यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज कर दी गई थी। टीएमसी नेताओं के खिलाफ शिकायत वापस लेने के बाद महिलाओं का दावा है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, जिसको लेकर अब उन्होंने एक नई शिकायत दर्ज कराई है। ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री शशि पंजा ने कहा है कि इन सब बातों से पश्चिम बंगाल की महिलाओं की छवि को नुकसान पहुंचा है। उनको ये भी नहीं पता कि जो उनसे लिखवा रहे हैं कि वो लोग बीजेपी के संग कांटेक्ट है। बाद में उनको सब मालूम पड़ रहा है कि ये लोग बीजेपी के जो लीडर हैं उनके साथ उनका संपर्क है, उसमें महिला पुरुष दोनों ही हैं। और उनसे जो लिखवाया या सही किया गया है उसमें ये भी लिखा था कि उनके ऊपर बलात्कार हुआ। ये भयानक बात है। अब ये वीडियो निकली, उसके बाद महिलाएं जो हैं वो बोल रही हम लोग से झूठ लिखवाया गया है, इसलिए वो थाने जाने लगे संदेशखाली में और पुलिस को जाके बोल रहे हैं कि हमारी जो कंप्लेंट थी कि मेरे ऊपर बलात्कार हुई है उसको हम विथड्रॉ करना चाहते हैं, उसको हम वापस लेना चाहते हैं क्योंकि ये सच नहीं है। अब ये सच नहीं है, ये कंप्लेंट लेने जब जा रहे हैं तब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, महिला एवं पुरुष, उन लोग को जो है उनकी जान ले लेंगे, उनको खून कर देंगे, उनके परिवार का नुकसान होगा वगैरह वगैरह करके उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 20 लाख रुपया दो तब देखेंगे। एक बात है जो हुई नहीं है उसका व्यवहार करना राजनीतिक फायदा के लिए, एक तो ये अपराध, दूसरी जो है अब उनको सरासर गाली देना, महिलाओं को गाली देना, वो वीडियो भी है जो हम सबको दिखा रहे थे आज प्रेस में। ये सब बातें जो है और भी बंगाल की महिलाओं को अपमान किया जा रहा है। बंगाल को तो मेलाइन कर ही रहे हैं। इन आरोपों पर अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से कोई बयान नहीं आया है। इससे पहले 4 मई को एक न्यूज़ चैनल के हवाले से कथित स्टिंग ऑपरेशन का एक वीडियो सामने आया। इसमें बीजेपी के 2 नेता गंगाधर कोयल और शांति दुलोई के अलावा संदेशखाली की एक विक्टिम के भी होने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में दोनों नेता दावा करते दिखे कि संदेशखाली में महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए थे। वीडियो में दावा है कि इसमें नजर आ रही विक्टिम भी यौन उत्पीड़न के आरोपों को गलत बता रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इसकी टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाया। कहा कि ये संदेशखाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को क्लीन चिट दिलाने के लिए जारी किया गया है। देखिए, संदेशखाली की जो वीडियो की बात आप कर रहे हैं उसमें वो वीडियो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और ऑलरेडी हमारे जो व्यक्ति को वहाँ पे दिखाया गया वो बोल चुके हैं कि इट्स ए डॉक्टर्ड वीडियो और इसमें ये AI शायद यूज़ किया गया होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, आप एक वीडियो दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ लगभग 600 से 700 महिलाएं और पुरुष मिलाकर जो एफिडेविट कर चुके हैं, CBI के सामने जाके बोल चुके हैं कि ये जो हमारे साथ क्या जाती हुई है, तो आप किस पे बिलीव करेंगे? एक महिला अपने ऊपर आप बीती, अपना कैरेक्टर किस लिए धूमिल करना चाहेगी? जो CBI के सामने जाके वो एफिडेविट करे, उनको तो बाद में कोर्ट के सामने भी आना पड़ेगा। और ऐसे संदेशखाली की भूत से छुटकारा पाने के लिए तृणमूल कांग्रेस कोशिश कर रहे हैं। इट इज़
ये पूरा पॉलिटिकल स्टंटबाजी है तृणमूल कांग्रेस की, और इस पॉलिटिकल स्टंटबाजी से तृणमूल कांग्रेस बचेगी नहीं। संदेश काली की भूत तृणमूल कांग्रेस को ले डूबेगी। और अब जानते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स। दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 10 मई को फैसला सुनाएगा। इससे एक दिन पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। कहा कि केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और इससे पहले किसी नेता को प्रचार के लिए न्यायिक हिरासत से जमानत नहीं मिली है। ईडी ने यह भी कहा कि प्रचार करना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है कि इसके बिना पर किसी को जमानत दे दी जाए। ईडी 10 मई को इस केस में अपनी चार्जशीट फाइल करेगी। खबर है कि इसमें पहली बार केजरीवाल का नाम आरोपी के तौर पर शामिल किया जा सकता है। गुजरात की दाहोद लोकसभा सीट के जिस पोलिंग बूथ से तीसरे चरण के मतदान के दिन ईवीएम से छेड़छाड़ की वीडियो सामने आई थी, वहां अब दोबारा मतदान होंगे। नई घोषित तारीख के मुताबिक यहां मतदान होंगे 11 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच। पूरा मामला संक्षेप में आपको बता देते हैं। गुजरात से एक वीडियो सामने आया था। वीडियो 7 मई को हुए मतदान के दिन का बताया गया। वीडियो में एक युवक बूथ के अंदर ईवीएम से छेड़छाड़ करते हुए दिख रहा था। युवक का नाम विजय भाभोर, जिसे एक भाजपा नेता का बेटा बताया जा रहा है। मामला महिसागर जिले की दाहोद लोकसभा सीट का है, जहां विजय भाभोर ने बूथ में ईवीएम से छेड़छाड़ करते हुए सोशल मीडिया पर लाइव किया। ये वीडियो सामने आई। इसी मामले में अब चुनाव आयोग ने ये एक्शन लिया है। और अब आज के चुनावी किस्से में बात काका जोगिंदर सिंह उर्फ धरती पकड़ की। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 350 से ज़्यादा चुनाव लड़े। पार्षदी से लेकर सांसदी तक के चुनाव लड़े। हर बार वो हारे, लेकिन हार कर फिर अगले चुनाव में लड़े। चुनाव में खड़े होने के बाद वो वोटर्स के पास जाकर कहते भी थे कि मेहरबानी करके मुझे अपना वोट दे करके अपना वोट खराब ना करें। चुनाव लड़ना उनका एक शगल था, हार जीत से परे। 1998 में धरती पकड़ का निधन हो गया। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।